For every complex problem, there is a solution that is simple, neat and wrong. इसका मतलब है कि दुनिया में जो बड़े और मुश्किल प्रॉब्लम्स होते हैं, उनका कोई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और आसान सोल्यूशन नहीं होता। अगर कोई सोल्यूशन बहुत ही सिंपल और ऑब्वियस लग रहा है, तो वह जरूरी नहीं है कि वह सही है। कई बार एक प्रॉब्लम के पीछे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो एक सरफेस लेवल सोल्यूशन की वजह से इग्नोर हो जाते हैं। यह सिर्फ एक थ्योरेटिकल बात नहीं है। आज के समय में अपनी सेकेंड टर्म की प्रेसिडेंटशिप मिलते ही डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा, मेक्सिको और चाइना के इंपोर्टेड गुड्स पर टैरिफ्स लगाया है कि कुछ नेगोशिएशंस के बाद कनाडा और मेक्सिको के प्रोडक्ट्स पर लगा टैरिफ को रोक दिया गया है, लेकिन चाइना के इंपोर्टेड गुड्स पर लगा टैरिफ अभी भी कायम है। अब सवाल यह उठता है कि सबसे पहले तो यह टैरिफ क्या होता है, इसका क्या इम्पैक्ट यूएस की इकोनॉमी और पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पे पड़ेगा। क्या इसकी वजह से यूएस का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सच में ग्रो करेगा या फिर इसका उल्टा असर पड़ सकता है। इन सब सवालों के जवाब हम एक एक करके इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि टैरिफ क्या होता है। सिंपल भाषा में समझें तो टैरिफ एक टैक्स होता है जो किसी भी इम्पोर्टेड गुड पर लगाया जाता है। जब एक देश किसी दूसरे देश की कोई प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करता है तो उस प्रोडक्ट पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाना यही टैरिफ है। इससे फॉरेन गुड्स होम कंट्री में महंगे हो जाते हैं, तो यह अज्यूम किया जाता है कि लोग अब लोकल बिजनेसेस से ही प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेकेंड टाइम प्रेसिडेंटशिप लेते ही कनाडा, मेक्सिको और चाइना पर टैरिफ लगाए। जब यह घोषणा की गई तो कनाडा और मेक्सिको नेगोशिएशंस के बलबूते इस टैरिफ इम्पोजिशन पर फिलहाल के लिए रोक लगाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन चाइना पर अभी भी 10% का टैरिफ कायम है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी इलेक्टोरल स्पीचेस में हमेशा से टैरिफ्स इम्पोज करने के सपोर्टर रहे हैं। I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary. उनका कहना है कि अमेरिका अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का शिकार हो रहा है और इस वजह से यूएस इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा है कि वो फॉरेन कंट्रीज के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाएंगे ताकि अमेरिकन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जा सके और देश में जॉब क्रिएशन के अवसर पैदा किए जा सके। डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा विजन है और वो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और उनका कहना है कि उनके कार्यकाल के साथ अमेरिका का गोल्डन एज भी शुरू हो चुका है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी मिसकंसेप्शन को क्लियर करना जरूरी है जो बहुत लोगों के मन में होती है। टैरिफ का बर्डन फॉरेन कंट्रीज पर नहीं बल्कि होम कंट्री के इंपोर्टर्स पर पड़ता है। बहुत लोग सोचते हैं कि अमेरिका किसी दूसरे देश के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाता है तो उस देश की गवर्नमेंट और एक्सपोर्टर्स को पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब अमेरिका किसी फॉरेन कंट्री के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाता है तो उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने वाली अमेरिकन कंपनी जो इंपोर्टर है उसे गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा टैरिफ पे करना पड़ता है। मतलब अगर एक अमेरिकन कंपनी चाइना से कोई गुड इंपोर्ट कर रही है और उस पर 10% टैरिफ लग गया है तो यह 10% एक्स्ट्रा कॉस्ट वो अमेरिकन इंपोर्टर को यूएस गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, ना कि चाइनीज एक्सपोर्टर को। हाँ, शॉर्ट टर्म में इससे यूएस गवर्नमेंट की रेवेन्यूज बढ़ती हैं, लेकिन रियल बर्डन यूएस के कंज्यूमर्स पर आता है क्योंकि इंपोर्टर तो एक्स्ट्रा टैक्स गवर्नमेंट को भर देता है, लेकिन प्राइस राइज करके हायर कॉस्ट कंज्यूमर को पास ऑन कर देता है। मतलब जो भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट पहले सस्ता मिल रहा था अब ये महंगा हो जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कपड़े हो या डेली यूज आइटम्स हो। कंज्यूमर्स को ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। अमेरिका ने पहले भी कई बार टैरिफ्स लगाए हैं और हर बार इससे कुछ इमीडिएट शॉर्ट टर्म फायदे और लॉन्ग टर्म नुकसान देखने को मिले हैं। एक बड़ा एग्जाम्पल है 1930 का स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट, जिसमें अमेरिका ने इंपोर्टेड गुड्स पर हाई टैरिफ्स लगा दिए थे ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाया जा सके। लेकिन इसका उल्टा असर हुआ, दूसरे देशों ने भी रिटेलिएट किया और अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर भारी टैरिफ्स लगाए। इससे ग्लोबल ट्रेड स्लो डाउन हो गया और ग्रेट डिप्रेशन भी उस समय जो चल रहा था वह ज्यादा गहरा गया। इसी तरह 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के खिलाफ ट्रेड वॉर शुरू की और चाइनीज गुड्स पर हाई टैरिफ्स लगाए। शुरुआत में ऐसा लगा कि अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स को फायदा होगा, लेकिन बाद में इंडस्ट्रीज को नुकसान हुआ क्योंकि रॉ मटेरियल्स महंगे हो गए और चाइना ने भी रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगा दिए।
इससे अमेरिकन फार्मर्स और टेक कंपनीज को बड़ा झटका लगा। तो फिलहाल देखिए तो ट्रम्प का टैरिफ लगाने के पीछे मेन गोल्स हैं डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना, न्यू जॉब्स क्रिएट करना, ट्रेड डेफिसिट घटाना, चाइना और दूसरे देशों पर प्रेशर डालना ताकि वे अपनी ट्रेड पॉलिसीज चेंज करें और यूएसए को ज्यादा फायदा हो। लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि टैरिफ शॉर्ट टर्म में इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इकोनॉमी में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को बढ़ाते हैं, महंगाई बढ़ती है, ट्रेड वॉर जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। यही रीजन है कि आज के समय में ज्यादातर एक्सपर्ट्स टैरिफ को लेकर स्केप्टिकल रहते हैं और फ्री ट्रेड को ज्यादा प्रेफर करते हैं। अगर टैरिफ लगाने के फुल इम्पैक्ट को एनालाइज करना है तो उसमें एक कॉन्सेप्ट हेल्प करता है और वो है इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन। इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन यह बताता है कि किसी भी इंडस्ट्री को कितनी प्रोटेक्शन मिल रही है जब रॉ मटेरियल्स और फाइनल प्रोडक्ट दोनों पर टैरिफ्स लगाए जाते हैं। अगर गवर्नमेंट सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाए और रॉ मटेरियल को ड्यूटी फ्री रखे तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को फायदा होता है क्योंकि अब उनका प्रोडक्ट सस्ता होगा। लेकिन अगर रॉ मटेरियल पर भी हाई टैरिफ्स लगा दिए जाएं, तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी और फाइनल प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, जिससे उनकी ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी। इसे हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि यूएसए में एक कार मेकिंग कंपनी है जो चाइना से स्टील इंपोर्ट करती है और फिर उस स्टील से कार्स बनाकर बेचती है। अब मान लेते हैं कि एक कार का प्राइस $20,000 के इक्वल है। इस कार को बनाने में स्टील की कॉस्ट है $10,000, यानी कि कॉस्ट में 50% स्टील का है। अब यूएसए की सरकार 2 टैरिफ्स लगा सकती है। उदाहरण के लिए अगर फाइनल कार प्रोडक्ट पर टैरिफ लग रहा है 20% का और इम्पोर्टेड स्टील पर टैरिफ लग रहा है 10% का, तो पहले देखते हैं कि कार मेकिंग कंपनी को प्रोटेक्शन कितना मिल रहा है अगर स्टील पर कोई टैरिफ नहीं होता। अगर रॉ मटेरियल जैसे कि स्टील पर टैरिफ 0% होता है तो फाइनल कार पर सिर्फ 20% टैरिफ होता। तो इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन कुछ इस तरह का होता है, ERP is equal to tariff on final product minus tariff on raw materials divided by value added before tariff multiplied by 100. तो 20 minus 0 divided by $20,000 minus $10,000 into 100 यहाँ पे आता है 200%। इस केस में कार मेकिंग कंपनी को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिल रहा है क्योंकि रॉ मटेरियल सस्ते हैं लेकिन फाइनल प्रोडक्ट पर टैरिफ लगा है। अब देखते हैं कि अगर स्टील पर भी टैरिफ लगा दिया जाए जो कि है 10%, तो स्टील का कॉस्ट $10,000 से बढ़कर $11,000 हो जाएगा। अब ERP को कैलकुलेट करते हैं 20 minus 10% divided by $20,000 minus $11,000 into 100। यहाँ पे अब ERP आता है 111%। अब प्रोटेक्शन कम हो गई है क्योंकि रॉ मटेरियल्स भी महंगा हो गया है। इससे कार मेकिंग कंपनी की कॉस्ट बढ़ेगी और उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कम हो जाएगा। 2018 में यूएसए ने चाइना से आने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ्स लगा दिए। शुरुआत में इससे स्टील और एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर्स को फायदा हुआ क्योंकि फॉरेन कंपटीशन कम हो गया, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि जो इंडस्ट्रीज इन मेटल्स को रॉ मटेरियल की तरह यूज करती थी जैसे कि ऑटोमोबाइल और मशीनरी इंडस्ट्रीज, उनकी कॉस्ट बढ़ गई। अब क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो उनके प्रोडक्ट्स भी महंगे हो गए और दूसरे देशों के मुकाबले उनकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कम हो गई। इसका सीधा मतलब यह है जब रॉ मटेरियल्स पर टैरिफ लगाया जाता है तो डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज महंगे प्रोडक्ट्स बनाती है जिससे उनकी सेल्स और प्रॉफिट्स पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा एक और कारण जिसकी वजह से टैरिफ का इम्पोजिशन और भी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है वह है इंटरकनेक्टेड ग्लोबल सप्लाई चेन। इसका मतलब है कि आज की दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट सिर्फ एक ही देश में नहीं बनता बल्कि कई देशों से होकर गुजरता है। इसे ही इंटरकनेक्टेड ग्लोबल सप्लाई चेन कहते हैं। मान लीजिए कि एक स्मार्टफोन बनाना है तो जैसे कि चिप अगर यूएस में बना, स्क्रीन साउथ कोरिया में बना, बैटरी चाइना में और असेंबली इंडिया में हुई, तो अब ये स्मार्टफोन अलग अलग देशों से होकर गुजर रहा है और हर जगह प्रोडक्शन के अलग अलग पार्ट्स बन रहे हैं। फायदा ये है कि हर देश अपनी स्पेशल टेक्नोलॉजी और सस्ते रिसोर्सेज का यूज करता है जिससे फाइनल प्रोडक्ट हाई क्वालिटी और कॉस्ट इफेक्टिव बनता है। अब जब ऐसे इंटरकनेक्टेड ग्लोबल सप्लाई चेन के होते हुए टैरिफ लगाए जाते हैं तो जब भी प्रोडक्ट बॉर्डर क्रॉस करता है तो टैरिफ लगता है।
तो फाइनल प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस बढ़ जाता है क्योंकि उस पर मल्टीपल टैरिफ्स लगे हैं और इससे ग्लोबल इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। जैसे अगर हम इस इमेज को देखें, इसमें दिखाया गया है कि यूएसए, कनाडा और मेक्सिको के बीच कार बनाने की सप्लाई चेन कैसे काम करती है। एक कार के अलग अलग पार्ट्स कई बार इन देशों के बीच ट्रैवल करते हैं, जिससे कई बार टैरिफ्स लगते हैं और तो इसी वजह से यूएस में कार का प्राइस एडिशनली $3000 तक बढ़ जाता है। सबसे पहले पाउडर्ड एल्यूमिनियम टेनेसी से पेंसिल्वेनिया भेजा जाता है। अभी तक कोई टैरिफ नहीं लगा है क्योंकि ये यूएसए के अंदर है। पेंसिल्वेनिया में इसे रॉड्स में बदला जाता है। अभी तक भी कोई टैरिफ नहीं लगा है क्योंकि यह सब कुछ यूएसए के अंदर हो रहा है। अब ये रॉड्स कनाडा जाती हैं जहां सही शेप दिया जाता है और पॉलिश किया जाता है। जब ये रॉड्स कनाडा जाती हैं तो कैनेडियन टैरिफ लगता है। अब ये रॉड्स मेक्सिको जाती हैं जहां इन्हें पिस्टन में बदला जाता है। जब ये रॉड्स मेक्सिको जाती हैं तब यूएस का टैक्स लगता है जो यूएस के एक्सपोर्ट्स पर लगता है। अब पिस्टन्स को वापस यूएस भेजा जाता है जहां ये मिशिगन में इंजन में फिट किए जाते हैं। फिर से यूएस इंपोर्ट टैरिफ लगता है। तो एक छोटा सा पार्ट बनाने के लिए 3 देशों के बॉर्डर्स पार करने पड़ते हैं। हर बार जब यह यूएसए से बाहर जाता है और फिर यूएसए के अंदर आता है तो उस पे टैरिफ लगता है। तो इस तरह से मल्टीपल टैरिफ्स एक प्रोडक्ट पर लग जाते हैं। एक और बड़ा रीजन है जिसकी वजह से टैरिफ का लॉन्ग टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और वो है ट्रेड वॉर। जब एक देश दूसरे देश के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाता है तो दूसरा देश भी रिटेलिएट करता है और बदले में टैरिफ बढ़ा देता है। यह सिलसिला चलता रहता है और धीरे धीरे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इससे ग्लोबल ट्रेड भी डिसरप्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर 2018 में यूएसए और चाइना के बीच ट्रेड वॉर हुआ। अमेरिका ने चीन से आने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगाया। जवाब में चाइना ने यूएसए से आने वाले सोयाबीन्स, ऑटोमोबाइल्स और टेक प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ा दिए और देखते ही देखते हजारों प्रोडक्ट्स महंगे हो गए, सप्लाई चेन्स प्रभावित हुए और बिजनेसेस को नुकसान हुआ। अभी तक हमने देखा कि शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है टैरिफ्स को इम्पोज करने से। लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन मिलता है तो उनके बिजनेसेस में लाभ भी मिल सकता है। इंपोर्ट्स कम होने की वजह से ट्रेड डेफिसिट काफी हद तक कम हो सकता है। इसके अलावा जब इंपोर्टर्स अपनी हायर कॉस्ट कंज्यूमर्स को पास ऑन करते हैं तो कंज्यूमर प्राइसेस भी बढ़ते हैं। वहीं लॉन्ग टर्म में ऐसे रॉ मटेरियल्स पर टैरिफ इम्पोज किया जाता है तो बाकी इंडस्ट्रीज जो उनका प्रोडक्ट यूज करते हैं उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, प्राइसेस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं इंटरकनेक्टेड ग्लोबल सप्लाई चेन की वजह से और ट्रेड वॉर की भी पॉसिबिलिटी इमर्ज हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्टोरल स्पीचेस के दौरान यूएस डॉलर की ताकत बनाए रखने पर जोर डाला था। इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ब्रिक्स कंट्रीज जो कि इमर्जिंग इकोनॉमीज का एक समूह है जिसका एक मेंबर इंडिया भी है, ब्रिक्स नेशंस में डी डॉलराइजेशन की एक मुहिम चल रही है जिसमें ब्रिक्स नेशंस ये सोच विचार कर रहे हैं कि डॉलर के अलावा एक और अल्टरनेटिव इंटरनेशनल पेमेंट करेंसी को बढ़ावा देना चाहिए। इसलिए ब्रिक्स करेंसी की भी बात की जा रही है जो कि डॉलर का एक ऑल्टरनेटिव बन सकता है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ब्रिक्स नेशंस डी डॉलराइजेशन यानी कि डॉलर को ट्रेड में रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं तो उन पर 100% टैरिफ लगाए जाएंगे। अभी तक अमेरिका ने भारत पर कोई नया टैरिफ नहीं लगाया है जबकि कनाडा, मेक्सिको और चाइना पर टैरिफ्स लगाए गए हैं। भारतीय अधिकारियों का मानना है कि बातचीत के लिए अभी भी गुंजाइश है और दोनों देशों को मिलकर समाधान निकालने की जरूरत है। भारत के 2025 के बजट में कई प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी को हटाया गया, स्पेशली हाई एंड मोटरसाइकिल्स पर इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया गया है। इंडिया के एक्सपोर्ट्स हेवीली डिपेंडेंट है यूएस पर क्योंकि यूएस अकेले ही 17.73% शेयर के साथ इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। इससे साफ है कि इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए यूएस एक प्राइमरी मार्केट है। दूसरी तरफ भारत के एक्सपोर्ट्स में बाकी देशों का शेयर काफी कम है, जैसे कि यूएई के पास सिर्फ 8.15% का शेयर है, नीदरलैंड्स के पास 5.12% का और चाइना के पास 3.81% का शेयर है। यूके, सिंगापुर, जर्मनी, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया और नेपाल जैसे कंट्रीज का शेयर तो 3.3% से भी कम है। ये डिस्पैरिटी दिखाती है कि इंडिया का ग्लोबल ट्रेड अभी भी यूएस सेंट्रिक है। सिंगापुर, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया और नेपाल जैसे देशों में इंडिया का एक्सपोर्ट्स का शेयर इतना कम है कि अगर यूएस में इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं
तो इंडिया की इकोनॉमी पर भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि इंडिया डाइवर्सिफाई करे अपने एक्सपोर्ट्स मार्केट को, ताकि ग्लोबल ट्रेड में एक बैलेंस्ड और रेजिलिएंट पोजीशन बना सके। ब्रिक्स, एशियान, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जैसे नए मार्केट्स एक्सप्लोर करने होंगे। इसके अलावा भारत को मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स को मजबूत करके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना होगा, ताकि क्रिटिकल सेक्टर्स जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स और डिफेंस में सेल्फ सफिशिएंट बन सकें। अगर टैरिफ्स लगाया जाता है तो उसे एक सीमित समय के लिए ही रखना चाहिए। सरकार को एक रेगुलेटर की तरह काम करना चाहिए, ताकि इसका फायदा सिर्फ बड़ी कंपनियों को ना मिले जो टैरिफ्स की वजह से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, और वहीं आम लोगों पर बोझ ना बढ़े, क्योंकि आखिरकार कीमतों का इजाफा उन्हीं को झेलना पड़ता है। इसके साथ ही टैरिफ्स लगाने वाले देशों को दूसरे देशों के साथ बातचीत करनी चाहिए, ताकि बीच का कोई हल निकले जिससे कि ट्रेड वॉर से बचा जा सके और ग्लोबल ट्रेड पर नेगेटिव इम्पैक्ट कम हो सके। वहीं जो देश अपनी एक्सपोर्ट्स के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं, उन्हें अपनी निर्भरता कम करनी होगी और नए ट्रेड रिलेशनशिप्स बनाने की जरूरत होगी, ताकि उनकी अर्थव्यवस्था एक ही देश पर ज्यादा निर्भर ना रहे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जुड़े रहें और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।